बेटे, हाँ आप सब लोग इस क्लास को देख रहे होंगे और इससे पूर्व भी आप 2-3 विषय पहले ही तैयार कर चुके हैं। अब ये दूसरी टेक्निक से ही आप लोग विषय तैयार कराया जा रहा है। आपका क्लास अब पूरे जोर शोर से चल रहे हैं, आप लोग देखते रहें। संविधान की पहली इकाई इस नागरिक शास्त्र में पहला आपका विषय है, क्या विषय है? नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र को अंग्रेजी में सिविक्स भी कहते हैं, ये सब आप जानते हैं। क्या कहते हैं? CIVICS सिविक्स। लेकिन अब आप NCERT का कोर्स पढ़ रहे हैं, NCERT जब इसका कोर्स पढ़ रहे हैं तो बहुत सी जगहों पर सिविक्स शब्द नहीं आएगा। क्या शब्द आएगा? पॉलिटिकल साइंस आएगा। इस विषय को क्या कहेंगे? पॉलिटिकल साइंस कहेंगे। हम भी गए थे 2-4 दिन पहले एक इंटरव्यू हमारा लखनऊ हुआ, DC से यहीं से तो उसमें हमसे जो पूछा गया तो सिविक्स के बारे में जब हमें बताना पड़ा कि पॉलिटिकल साइंस में सिविक्स कहा जाता है तब तो वहाँ हमारी बातचीत शुरू हो पाई। तो इसलिए आपको बताना, जो पुराने बच्चे वो भी जानते होंगे, जो नया आईसी करके आए इसमें जुड़ रहे हैं वो लोग इस चीज को समझ लें। तो आपका पार्ट है, यह है इकाई 1। इकाई 1 इसके अंदर कुछ कोर्स कम कर दिया गया है जो तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे संविधान क्यों और कैसे, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताया हूँ। किसी भी व्यवस्था के चलाने के लिए, चाहे वो घर हो या कोई छोटी संस्था हो या कोई ग्रुप हो, उसको चलाने के लिए कुछ नियम और कायदे बनाए जाते हैं। उन नियम और कानून कायदों के समूह को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब क्योंकि ये एक देश की बात है इसलिए विस्तृत और डिटेल से ये बनाए जाते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं। उसमें मुख्य रूप से आपको जो मैंने पिछले बच्चों को पूर्व ज्ञान के अंतर्गत मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बताया था पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आप लोगों को बताया गया था संविधान लिखित होता है और एक संविधान अलिखित कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि संविधान लिखित और अलिखित, रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हैं आप? रिटेन और अनरिटेन, इसमें फिर जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया एक और ये दूसरा हो गया तो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें फर्क क्या है? फर्क वो भी छपा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है, मशीनों से छापा गया है, पेज पर छपा है, किताब की बाइंडिंग हुई है, रिकॉर्ड में है, सब कुछ है दोनों, लेकिन एक लिखित कहलाते हैं, अलिखित कहलाते हैं। उसका वजह यह है कि जो संविधान किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समिति द्वारा व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक निश्चित समय में लिखा गया है, चाहे वो समय 1 साल लगा हो, 2 साल लगा हो, 3 साल लगे हो, और उसको क्लॉज वाइज उसमें जोड़ा और घटाया गया है, और वो भी लोगों की संविधान सभा की संस्तुति के बाद ऐसा सब कुछ कार्य हुआ है। तो ऐसा संविधान जो निश्चित स्थान पर बैठकर सोच समझकर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दूसरी चीजों को, दूसरे संविधान का अध्ययन करके लाया गया हो, लिखा गया हो और लिखित रूप में रखा जाए तो ऐसे संविधान को हम क्या कहेंगे? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। इंडिया के संविधान में 395 धाराएं ऐसे ही लिखी गई हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना गया है, क्योंकि संविधान के अंदर बहुत सारी बातें दूसरे देशों से अच्छी बातें हमने ग्रहण की हैं। और भारत में लगभग 600 रियासतें थी, 560 भी कुछ किताबों में लिखा होगा 6-7 में, और लगभग 600 रियासतें थी। इन रियासतों को उसमें जोड़ा गया और व्यवस्थाएं की गई। इन व्यवस्थाओं को जोड़ने की वजह से थोड़ी देर में आ रहे हैं, सीट पे आ रहे हैं, बैठिए। तो इन व्यवस्थाओं को समय से किया गया, उनको जोड़ा गया, राज्यों को शामिल किया गया, उनकी सहमति ली गई और फिर एक संघीय राज्य की घोषणा की गई। उस संघीय राज्य की जो घोषणा की गई वह भारत एक राज्यों का संघ है, जिसको आप 26 जनवरी में मनाते हैं और जानते हैं। उस वक्त इनकी संख्या सिर्फ कितनी थी? 14 थी, जो अब बढ़कर इस वक्त 29 है। तो ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। हर देश में राज्यों की संख्या अलग अलग, हर देश की अलग अलग होती है। तो हमारा संविधान, भारतीय संविधान रिटेन संविधान है, लिखित संविधान है, और इंग्लैंड का संविधान लिखित संविधान नहीं है। वहां पर वहां के लोगों ने अपनी रीति रिवाजों, परंपराओं
और वहाँ जो चीज़ें विकसित होती चली गई उन चीज़ों को उन्होंने सम्मान देते हुए उसको संविधान के अंदर लिख दिया है। लेकिन वो एक निश्चित समय के अंदर बैठकर, जैसे हमारा भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसमें लिखा गया। और कब से शुरू हुआ? ये छोटे छोटे सवाल है, पूर्व ज्ञान के अंदर आपको मालूम होना चाहिए। 11/1956 से ये लिखा गया और 26 नवंबर 46 और 49 में ये तैयार हो गया। यहां पर टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। लेकिन ये देश में लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये टॉपिक से हटके नहीं थी, इसको जल्दी से हम आप नोट करना चाहे नोट कर लें, नहीं तो आप किताबों से पढ़ लें। उसके बाद हम कहाँ चल रहे हैं? जो मेन हमारा टॉपिक है वो है आज का टॉपिक भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में उप विषय है हमारा मौलिक अधिकार। उप विषय मौलिक अधिकार। मौलिक देखिए, एक तरफ में लिख रहा हूं 7, फिर लिख रहा हूं -1 और फिर लिख रहा हूं उसके नीचे 6। ये क्या है? उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने उपलब्ध हैं? इस समय 6 मौलिक अधिकार हमको उपलब्ध हैं भारतीय संविधान में अधिकार। यहां पढ़ रहे हैं अधिकार, पूरा मतलब इसका मौलिक अधिकार। अब अधिकार मौलिक कब हो जाता है? मौलिक अधिकार क्या होता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। किसी से मिलने वाली सुविधा, किसी भी व्यक्ति, संस्था, सरकार, देखिए व्यक्ति, संस्था और सरकार ये अलग अलग हो सकता है। राज्य की सरकार अलग हो सकती है, केंद्र की सरकार अलग हो सकती है। दोनों को मिलाकर हम यहाँ पढ़ रहे हैं सरकार से मिलने वाली सुख ऑब्लिक सुविधा, से मिलने वाली सुख सुविधा को हम क्या कहते हैं? बताइए, कोई बता सकता है? जहां भी हैं आप अपने मन में कहिए या वहां पर बोल सकते हैं तो बोल के कहिए। मिलने वाली सुख सुविधा को हम अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकार। अब यहां पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। संविधान के अंदर हेडिंग में मौलिक शब्द नहीं लिखा है, लेकिन अंदर जाकर आपको संविधान में मौलिक अधिकार, नीचे अधिकारों का महत्व यानी कि आवश्यकता, अधिकारों का महत्व। अधिकार क्यों जरूरी है? चलिए ये भी आपको बीच में सवाल आया, पता नहीं, इन सवालों को आप लिखते जाए। पहले 1 नंबर का सवाल लिख लें। अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार सरकार, संस्था, व्यक्ति द्वारा मिली हुई सुविधा को, कहीं से मिली हुई जो हमें आसानी और सुविधा मिल रही है, उस सुविधा को हम अधिकार कहते हैं। अधिकार की आवश्यकता क्यों होती है? व्यक्ति को अपने पर्सनालिटी के विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, अपने वातावरण के विकास के लिए, जो उसका आसपास का वातावरण है उसमें अगर उससे कठिनाइयां से दूर निकलने के लिए, इन सब चीजों के लिए उसको आवश्यकता होती है। व्यक्ति को विकास के लिए क्या के लिए आवश्यकता होती है? अपनी समस्या के निदान के लिए।
समस्या के निदान के लिए। लिख लें, जो लोग लिखते हो लिख लें, याद नहीं रहेगा। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अधिकारों की जरूरत पड़ती है। अधिकारों का महत्व ये है, अधिकार मनुष्य के सामाजिक जीवन के अंदर, मनुष्य जब समाज में रहता है तो अनेक प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं और उसमें क्रियाकलाप होता है राजनीतिक। तो राजनीतिक विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपनी पलटाने के विकास के लिए कोई सरकार किसी एक समाज के वर्ग को सुविधाएं दे, दूसरे को सुविधाएं न दे, ऐसा अगर होता है तो वो सरकार अच्छी नहीं कहलाती। इसलिए उन सरकारों में, उन संविधानों में, अच्छे संविधानों में ये व्यवस्था की गई है कि A to Z जो व्यवस्थाएं गरीब के लिए की गई हैं वो ईमानदार के लिए की जाएंगी। जो क्वालिफिकेशन एक बच्चे के लिए की गई है कि सिपाही बनने के लिए हाईस्कूल होना जरूरी है, तो वह लड़का लड़की दोनों के साथ एक सा बर्ताव किया जाएगा और एक सी व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो अभी मैं शोषण के विरुद्ध अभी तीसरा अधिकार आपको बताऊंगा, उसके अंदर ये सब चीजें बताऊंगा। तो यहाँ केवल सादा अधिकार बता रहा हूँ कि बराबर की सुविधाएं मिलना चाहिए जिससे कि वे अपना विकास कर सके। अगर कोई बीमार है, उसको दवा नहीं मिल रही, दूसरे को दवा मिल रही है, डॉक्टर एक मरीज को देख रहा है, एक को नहीं देख रहा है, तो आप अपना हक अधिकार के अंतर्गत मांग सकते हैं। उसके लिए जब आप विशेष मांग करेंगे तो वो अधिकार मनुष्य के लिए कौन से विशेष अधिकार हैं? जो विशेष अधिकार है जो मिलना अति आवश्यक है समाज के अंदर, राज्य के अंदर, उसके विकास के लिए, सरकार को बनाने के लिए, सरकार की अच्छाइयां बताने के लिए, सरकार के अच्छे रूप को प्रदर्शित करने के लिए, वे कहलाते हैं मौलिक अधिकार, जो मूल रूप से मिलना चाहिए। बिना उसके आदमी का विकास नहीं हो सकता। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, देखिए मैंने अभी लिखा था कहीं पर 7, ये लिखा है। जिस वक्त हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ तो हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ तो यहाँ पर हमको मौलिक अधिकार कितने मिले थे? 7 में एक अधिकार हमारा हमसे 44वें संशोधन द्वारा यह अधिकार हमसे ले लिया गया और फिर हमारे पास अधिकार कौन से बचे? 1976 और 1989 के बाद 1976 और 1979, 44वें संशोधन के बाद हमारा एक अधिकार छीन लिया गया, उसको कहते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी अधिकार, प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी राइट, RIGHT, PROPERTY, प्रॉपर्टी राइट, RIGHT, संपत्ति का अधिकार। तो इस समय हम कितने अधिकार मिले हुए हैं? हमको 6 अधिकार मिले हुए हैं। वह 6 अधिकार भी आप साथ साथ समझते जाइए और लिखते भी जाइए। अनुच्छेद 14 से, अगर देखिए एक बार तो मैं अनुच्छेद लिख दे रहा हूं, फिर बाद में केवल आपको खुद लिखना है अनुच्छेद। अनुच्छेद शब्द मैं नहीं लिखूंगा। तो अनुच्छेद 14 से 14 मैंने कोलन के अंदर कर दिया, से डैश लगा दिया, ऊपर लिख भी दिया। 14 से 18 तक संविधान के अंदर आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक आपको पहला मौलिक अधिकार दिया गया है जिसका नाम है समानता का अधिकार। नंबर 1, समानता का अधिकार। आर यू फॉलो मी? समझ रहे हैं आप? अगर कोई बच्चा जल्दी में अगर नोट तैयार कर रहा है बैठकर और वो नहीं लिख पाता है तो 1 नंबर छोड़ के या सा बना के छोड़ दीजिए, बाद में किताब से देख के पूरा कर लीजिए। अधिकार का समय है तो अधिकार लिख के रख लीजिए, नहीं तो आयरन का निशान लगा दीजिए। सबके नीचे आयरन का निशान लगाए चले जाइए। तो आपको का और अधिकार नहीं लिखना पड़ेगा, केवल नाम लिखना पड़ेगा। तो अब दूसरा अधिकार कौन सा शुरू होता है? दूसरा अधिकार है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। अब आप क्या लिखेंगे इसमें? स्वतंत्रता का अधिकार, आयरन लगाएंगे। अब ये आपको अनुच्छेद कहां से मिल रहा है? 19 से 22 तक। फिर तीसरा अधिकार आप लिखेंगे, देखिए इधर का मैं लेफ्ट हैंड का बता देता हूं, राइट हैंड साइड का साफ कर देता हूं, लेफ्ट हैंड का छोड़ देता हूं।
जो मैंने लिख दिया, अगर आपने नहीं लिखा है तो मुझसे फोन करके किताब में कोई कठिनाई हो तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। और संपर्क में बने रहें, खाली घरों में ही ना रहें, संपर्क में टेलीफोन से या किसी चीज से बता आते हैं, स्कूल का चक्कर लगा लें, पढ़े नहीं लेकिन अकेले तो आ सकते हो, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। तीसरा अधिकार मैंने कहा था कि शोषण के विरुद्ध आपको बताऊंगा, कहा था शोषण के विरुद्ध, तो तीसरा अधिकार आप लिखेंगे शोषण के विरुद्ध। शोषण जानते हैं, अब आप केवल शोषण को लिख लेंगे यहां पर, शोषण का अधिकार आयरन लगा लीजिए, आपका काम पूरा हो गया। शोषण का अधिकार ये हो गया तीसरा। अनुच्छेद आप इसके अंदर लिखिएगा 23 और 24, 23 से 24 अनुच्छेद में आपका अधिकार दिया हुआ है। अब शोषण आप जानते हैं, डिटेल से बाद में बता दूंगा इसको, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि मुझे आगे ही नहीं चल पाता हूं मैं, जब तक कि मैं मेरे दिमाग में जो बात आ जाए उसको मैं आपको क्लियर न करते चला आऊं, तो आप समझ लीजिए समय कम होता है और इसमें ही खाली यही पढ़ाई आपको 15-20 मिनट आधे घंटे की पढ़ाई नहीं है, आपको पढ़ना है। किसी आदमी को आपने सरकारी नौकरी दी, आप उसके अधिकारी हुए, तो उससे आप बेगार नहीं ले सकते। उसका टाइम होता है 8 घंटे ड्यूटी का, तो वो 8 घंटे अपनी सरकारी ड्यूटी करेगा, 1 घंटे का अपना लंच वगैरह करेगा, 7 घंटे ड्यूटी करेगा, और वह किसी प्रकार की बेगार किसी भी व्यक्ति की नहीं करे। तो किसी प्रकार की क्या करना, बेगार लेना, ये शोषण है। काम के बदले ज्यादा देर तक काम लेना, जैसे दुकानों में मार्केट में आप देखते हैं बाजार में रात के 10 बजे तक हमारे बैठा है तो नौकर बैठे रहते हैं, तो इस तरह का शोषण नहीं होना। औरतों और बच्चों 14 साल की उम्र के बच्चों तक कोई किसी प्रकार का काम से नहीं लेना चाहिए, 14 वर्ष की उम्र तक, समझ गए आप? क्योंकि उनके शारीरिक विकास का समय होता है, तो क्या टाइम हो गया सर, तो शारीरिक विकास का जो समय होता है, तो शारीरिक विकास में उन्हें कोई कठिनाई ना हो, उनको खाने पीने उनको सब चीजें सरकार और राज्य की तरफ से। हमारे राज्य में समाजवाद की घोषणा की गई है, सबको बराबरी का हक दिया गया। समाजवाद कोई पार्टी नहीं है, ये आपकी पार्टी नहीं समझ बैठे कि लाल झंडा पीला झंडा कि हरा झंडा कोई पार्टी नहीं, एक शब्द है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोशलिज्म। तो ये सोशलिज्म की व्यवस्था की गई है, सबको बराबर का हक दिया गया है, तो इन बच्चों को उनका विकास हो सके, मानसिक शारीरिक विकास, उनसे घर के माँ बाप को भी एक्स्ट्रा काम नहीं लेना चाहिए और उनको कोई दवा का काम नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार औरतों को भी या बच्चों का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा अधिकार आप लिख लीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 अनुच्छेद में है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, इसमें धर्म से संबंधित जितने भी धर्म है भारत के अंदर, सबको मान्यता दी गई है कि वे अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने क्रियाकलाप, अपनी संस्थाएं आज गवर्नमेंट को सूचित करके उनसे परमिशन लेके चला सकती हैं, और आवश्यकता पड़ने पर सरकार अगर किसी को कोई दान देना चाहे तो बिना किसी भेदभाव के हर संस्था को, हर धर्म वाले को दे सकती है, उसके साथ उसको सरकारी कानून मानना होंगे। अब आ जाइए पांचवा अधिकार। पांचवें अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 से 30, पांचवें में 29 से 30 अनुच्छेद के अंदर व्यवस्था की गई है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी। देखिए वहां धार्मिक शिक्षा थी, यहाँ पर हर तरह की शिक्षा की इजाजत है, और उसके साथ साथ संस्कृति, हमारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति है, खान पान है, रहना सहना है, कपड़े हैं, आना जाना है, रीति रिवाज है, शादी ब्याह है, तो इन सबको मान्यता दी गई है कि आप अपने संविधान के अनुसार आप स्वतंत्र हैं, किसी को बिना बाधा पहुंचाए हुए आप स्वतंत्रतापूर्वक अपने प्रोग्राम कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं, धार्मिक सांस्कृतिक प्रोग्राम, कहीं पर लोहड़ी मनाई जाती है, कहीं पर पोंगल मनाया जाता है, कहीं पर मंदिरों में व्यवस्थाएं की जाती हैं, कहीं मस्जिदों में व्यवस्थाएं की जाती हैं, कहीं धर्म के हिसाब से अलग अलग पाठ पढ़ाए जाते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुरान खानी होती है, कहीं गीता का पाठ होता है, कहीं सुंदर कांड होते हैं। तो इस तरह के धर्म के हिसाब से किसी पर कोई पाबंदी सरकार की ओर से नहीं है, केवल समाज को और रास्ते में चलने वालों को परेशानी ना हो उसके लिए आवाज़ साउंड की कभी कभी नियम साउंड के परमिशन लेना होती है, सड़क पर इंतजाम कर रहे हैं तो टाइमिंग की जाना होती है, ट्रैफिक ना रुके, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको सारी छूट दी हुई है। छठा अधिकार है आपका हेल्थ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर दिया है। देखिए, उपचार माने जब कोई बीमार होता है तो उसका इलाज किया जाता है। जब कोई बीमार होता है तो उसका इलाज किया जाता है। अंग्रेजी में रेमेडी कहते हैं। किसी चीज को दूर किया जाता है, उसकी समस्या को दूर किया जाता है। ये आपको जो 6 अधिकार इस समय मिले हुए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मिला हुआ अधिकार है। और उस अधिकार को क्या कहते हैं हम? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे आपको कोई मकान किराए का मिल जाए और उसका ताला पड़ा हुआ, मालिक चाबी न दे और किराया मांगे आपसे, तो आप क्या कहेंगे कि अभी मेरा उस पर अधिकार नहीं हुआ है क्योंकि चाबी आपने मुझे नहीं दी है, इसलिए ये अभी आपको मकान का किराया मैं नहीं दूंगा। तो संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सबसे बड़ी बात ये कहता है कि अगर कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई अधिकार छीनता है, उस अधिकार के अंदर जो सुविधाएं हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। जैसे पहला लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिशोध, 14 है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार प्रेक्षण। ये जब आप कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तो हाई कोर्ट उस अधिकारी को उसके संबंध में जिसके अंतर्गत जा रहा होगा, 5 धाराओं के अंतर्गत, 5 व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपके अधिकार को वहां से दिलवाएगा। सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी भी व्यक्ति को उस वक्त तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता जबकि उसके खिलाफ कोई वारंट ना हो। तो ये सब चीजों को आप पाठ को दोबारा पढ़ेंगे, मेरा नंबर लिख लेंगे 94104138 पर मुझे संपर्क करते रहेंगे और इसी तरह क्लासें देखते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।